तो देखिए, जैसे जैसे आपकी इंटरनेट स्पीड इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी वीडियो क्वालिटी भी क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, बहुत स्लो इंटरनेट चल रहा है आपका, तो ये वीडियो क्वालिटी क्या हो जाएगी, 144p पे चलेगी। और जब आपकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मोर देन 2 Mbps की स्पीड होगी, तो उस केस में आप हमारे 1080p यानी 1080p को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, एक वेरिएबल हमारा इंटरनेट स्पीड है और दूसरा वेरिएबल वीडियो क्वालिटी है। तो जैसा जैसा इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। और हम देख रहे हैं भाई, जैसे जैसे इंटरनेट स्पीड डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे वीडियो क्वालिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं भाई, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को हम कहते हैं कोरिलेशन। तो मेरा नाम तनुज कुमार और आप बने हुए हैं मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरिलेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है। तो कैसे हम कोरिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं? तो कोरिलेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है भाई, अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है और वो चेंज दूसरे वेरिएबल के चेंज के लिए कॉज है, यानी उसका कारण है, तो हम कहेंगे भाई दोनों वेरिएबल क्या हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इफ़ ए चेंज इन वन वेरिएबल इज़ द कॉज फॉर चेंज, इज़ द कॉज फॉर चेंज इन अनदर वेरिएबल, देन बोथ वेरिएबल्स आर सेड टू बी इन कोरिलेशन। तो बेसिकली कोरिलेशन क्या हो गया, को मीन्स आपसी या सह जिसे हम कहते हैं आपस में, एंड रिलेशन मीन्स संबंध, आपस में संबंध, सहसंबंध इसे हम जनरली जो टर्म है इसके लिए हिंदी में टेक्निकल टर्म जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल टर्म है हमारी सहसंबंध, सहसंबंध और कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है जब एक वेरिएबल में चेंज होता है और वो चेंज क्या है, दूसरे वेरिएबल के चेंज के लिए कारक है, कॉज है। तो जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वो एक्चुअल में क्या है, एक कॉजल रिलेशनशिप है, कोई ना कोई कॉज यहाँ पे है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनके बीच में कॉजल रिलेशनशिप होगा वो वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, कोरिलेटेड वेरिएबल्स होंगे। अगर कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है तो हम कहेंगे हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब कोरिलेशन कितने तरह का हो सकता है? तो बेसिकली कोरिलेशन हमारा दो तरह का होता है। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। तो जैसा इस एग्जांपल में हमने कहा भाई, जैसे जैसे हमारी इंटरनेट स्पीड इंक्रीज होते जा रही है वैसे वैसे वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या है, जो चेंज है वो चेंज सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं कहूँ भाई, हमारी जो इंटरनेट स्पीड की बात मैंने की, इंटरनेट स्पीड एंड वीडियो क्वालिटी, ये दो वेरिएबल हमारे पास हैं। तो इन दो वेरिएबल्स में हमने क्या किया, इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज़ किया। अगर हमारी इंटरनेट स्पीड इंक्रीज होती है तो वीडियो क्वालिटी भी क्या होगी, साथ में इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर इंटरनेट स्पीड हमारी डिक्रीज़ होती है, कम होती है, तो वीडियो क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं जो चेंज है, जो इस वेरिएबल में चेंज है, वही चेंज की डायरेक्शन क्या है, इस वेरिएबल में भी है, यानी डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, सेम है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो वीडियो क्वालिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे भाई जहाँ पे सेम डायरेक्शन होगा, चेंज इन सेम डायरेक्शन, तो हम कहेंगे ये क्या है, हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या हो गया, दोनों वेरिएबल्स में जो चेंज होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, और अगर एक वेरिएबल हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो दूसरे वेरिएबल को भी क्या करेगा, उसकी वैल्यूज़ को डिक्रीज करेगा। इसी तरह से नेगेटिव कोरिलेशन। तो अब नेगेटिव कोरिलेशन आसान हो गया समझने के लिए, इसी का काउंटर पार्ट हम कह सकते हैं, हम कहेंगे भाई चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन।
तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन को हमने डिफाइन कर लिया, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ये इसका रिवर्स हो जाएगा। जब इंटरनेट स्पीड हमारी इंक्रीज होगी तो उस केस में हमारा क्या हो रहा होगा? वीडियो क्वालिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन का ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ये एग्जाम्पल क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन का है। तो नेगेटिव कोरिलेशन के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है प्राइस एंड डिमांड। अब कोई कमोडिटी है, किसी कमोडिटी का प्राइस और डिमांड की बात हम करें तो जैसा जैसा प्राइस इंक्रीज होता है वैसा वैसा डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो उस केस में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो हम देख रहे हैं भाई जो चेंज है प्राइस में, जो चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड में क्या है? अपोजिट चेंज है, यानी जो डायरेक्शन है चेंज की वो क्या है? अपोजिट है। तो इस केस में हम कहेंगे प्राइस और डिमांड में क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन हमारा दो तरह का, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में हम कहेंगे भाई if the variables have same direction of change, then the variables are said to be positively correlated. And for negative correlation, if the change in both the variables is in opposite direction, then we call the variables are negatively correlated. तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब ये तो हो गया हमारा भाई कॉन्सेप्ट, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब प्रॉब्लम है हमारे पास कि कोरिलेशन को कैसे मेज़र किया जाए, क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा और कैसे हमें डायरेक्शन पता चलेगी कि दो वेरिएबल्स में किस तरह का कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और कितनी क्वांटिटी में है, मैग्नीट्यूड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है कोरिलेशन की, कितना परसेंट है। यानी एक वेरिएबल में अगर कुछ चेंज होता है तो वो कितना परसेंट चेंज दूसरे वेरिएबल में करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो मेज़र करते हैं क्वांटिटी को, कोरिलेशन को, वो क्वांटिटी हमारी कहलाती है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की हेल्प से हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को मेज़र करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा कोरिलेशन की डिग्री और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेज़र करेगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया। तो क्या होता है ये देखते हैं। आर एक्स वाई या आर ब्रैकेट एक्स वाई से नोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, कोवेरिएंस का मीनिंग है कि एक्स में जो वेरिएशन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वाई में क्या वेरिएशन है, इसको हम कोवेरिएंस टर्म से मेज़र करते हैं। तो जो कोवेरिएंस यहाँ पे डिफाइन होता है, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/n समेसन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। या इसको हम अल्टरनेटिवली जब एक्सपेंड करेंगे और समेसन को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्वांटिटी हमें मिलेगी समेसन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स को हम डिफाइन करते हैं 1/n समेसन x माइनस एक्स बार स्क्वायर से। और अल्टरनेटिवली इसका फॉर्मूला होता है 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ y होगा, वेरिएंस ऑफ y में हम x को y से रिप्लेस कर देंगे तो ये 1/n समेसन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर या 1/n समेसन वाई स्क्वायर इंटू वाई बार स्क्वायर क्वांटिटी होगी। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कोरिलेशन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है और कितना मैग्नीट्यूड है कोरिलेशन का। तो अब देखिए अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, जब ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ये होगा हमारा समेसन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेसन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेसन y
माइनस वाई बार स्क्वायर। हमने क्या किया, कोवेरिएंस की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स लिख लिया, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू पुट की। तो जो 1/n है वो 1/n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्वांटिटी बचेगी। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समेसन डी एक्स समेसन डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेसन डी एक्स स्क्वायर समेसन डी वाई स्क्वायर। तो जनरली आप ये फार्मूला यूज करते हो कैलकुलेशंस के लिए। इसका अल्टरनेटिव फार्मूला भी हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और समेसन को अंदर ले जाएंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा समेसन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर इंटू समेसन वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो आप ये फार्मूला यूज करिए या ये फार्मूला यूज करिए। यहाँ पे जो इजी फार्मूला है वो थोड़ा सा ये इजी हो जाता है। अब कैसे कैलकुलेशंस होगी, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई का डेटा आपको गिवन होगा, तो इस एक्स के डेटा से आप समेसन एक्स निकाल लोगे, समेसन वाई निकाल लोगे। समेसन एक्स कैलकुलेट हो गया, समेसन वाई कैलकुलेट हो गया। अब जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी वो टोटल सपोज n वैल्यूज़ हैं, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे आपके पास। जैसे मैंने बात की थी प्राइस और डिमांड की, तो जैसे कमोडिटी मैंने ले ली भाई, टमाटर मेरी एक कमोडिटी है, तो टमाटर का जनवरी का प्राइस और डिमांड, फरवरी का प्राइस और डिमांड, मार्च का प्राइस और डिमांड, अप टू जुलाई अगस्त का प्राइस एंड डिमांड। तो टोटल 7 या 8 ऑब्जर्वेशंस का पेयर मेरे पास होगा। तो इस केस में सपोज कितने पेयर्स हैं, n पेयर्स हैं। तो समेसन x की हेल्प से हमारा x बार कैलकुलेट हो जाएगा, समेसन y की हेल्प से y बार कैलकुलेट हो गया। तो n हमारे पास है, x बार हमने कैलकुलेट कर लिया, y बार कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, y स्क्वायर कैलकुलेट करना है और x इंटू वाई कैलकुलेट करना है। तो इस कॉलम से समेसन एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा, इस कॉलम से समेसन वाई स्क्वायर हमें मिलेगा और इस कॉलम से समेसन एक्स इंटू वाई हमें मिलेगा। तो ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें आर एक्स वाई मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन इजी होगी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कैलकुलेशन तभी इजी होगी जब हमारे पास लेस देन 20 में क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे 0 से लेके 20 तक के ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास हैं तब तो ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। जैसे x का डेटा हमें गिवन है 10, 15, 20, 18, 17, 16 एंड y का डेटा गिवन है 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15 इस तरह से। तो उस केस में ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी होगी। अब क्या होता है, मोर देन 20 क्वान्टिटीज़ में डेटा अगर हमें गिवन होगा, जैसे x का डेटा है, y का डेटा है, x हमें गिवन है 30, 40, 50, 60 और y गिवन है 100, 200, 150, 160। तो इस केस में जब हम इस मेथड से कैलकुलेशन करने जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ से x बार कैलकुलेट कर लेंगे और y बार कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद x माइनस एक्स बार निकालेंगे, y माइनस वाई बार निकालेंगे। तो ये जो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार वाला कॉलम है, ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएंगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर देन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का जो कॉलम सम होगा वो हमारी ये क्वांटिटी होगी। इसी तरह से y माइनस वाई बार स्क्वायर का जो कॉलम सम होगा वो हमारी ये क्वांटिटी होगी। और थर्ड कॉलम x इंटू वाई यानी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कॉलम, उसका सम निकालेंगे तो वो हमारी ये क्वांटिटी होगी। तो कहने का मतलब है, जब लार्ज क्वांटिटीज़ में आपका डेटा है तो उस केस में आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जब स्मॉल क्वांटिटीज़ में डेटा है तो उस केस में आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फार्मूला फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अब थोड़ा सा कोरिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो देखिए, कोरिलेशन को हमने डिफाइन किया, हमने कहा भाई एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल के चेंज के लिए क्या है, एक कारक है, कॉज है।
तो हम कहेंगे दोनों वेरिएबल क्या हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं। तो ये तो हमारा सिंपल कोरिलेशन की डेफिनेशन हुई। इसके बाद हमने कहा भाई जब एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी उसके करस्पॉन्डिंग सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है तो करस्पॉन्डिंगली दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, या अगर फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज होता है तो सेकंड वेरिएबल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जब चेंज सेम डायरेक्शन में है तो हमने कहा ये क्या है, हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन का, जैसे फैमिली इनकम और फैमिली एक्सपेंडिचर। कोई पर्टिकुलर फैमिली है, उसकी अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी तरह से अगर उसकी इनकम डिक्रीज होगी तो उसका एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात होती है तो इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड, इन दो वेरिएबल्स के बीच में भी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जैसे जैसे किसी कमोडिटी की सप्लाई हम इंक्रीज करेंगे तो अगर किसी कमोडिटी की डिमांड अगर हम इंक्रीज होती है तो क्या होता है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है। डिमांड अगर कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे सप्लाई और डिमांड क्या है, आपस में रिलेशन में है, और किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी दोनों में चेंज क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से जब नेगेटिव कोरिलेशन की बात होती है तो जो पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, प्राइस एंड डिमांड। तो किसी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो चेंज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह से आपका करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, किसी वायर, कॉपर वायर की बात होती है तो कॉपर वायर का हम रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो उसमें करंट फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस के बीच में भी क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात हो रही है तो आइडियल गैस में जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर उसका प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक पिस्टन वॉल्व है हमारे पास इस तरह का। अब इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है और प्रेशर हमारा सपोज P1 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर हमारा P2 हो गया, और ये कंडीशन है भाई P1 इज़ लेस देन P2, यानी P2 हमारा इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमें क्या कंडीशन मिली, V1 इज़ ग्रेटर देन V2। तो प्रेशर जैसा जैसा इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम वैसा वैसा डिक्रीज हो रहा है, या प्रेशर हमारा, अब मैं कहता हूँ भाई इसी को मैं प्रेशर कम कर देता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेंड हो जाएगा। तो किस तरह का चेंज है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज है। तो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये भी हमारा क्या है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में भी हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात है जब भी आप कोई एग्जांपल कंसिडर करते हो तो वहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं है, यानी एक वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो दूसरे वेरिएबल के चेंज के लिए कॉज है या नहीं है, एक्चुअल कॉज है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, मैंने कहा भाई मेरा शू साइज़ और ब्रेन साइज़ या इंटेलिजेंस। तो शू साइज़ मेरा इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। मेरा शू साइज़ इंटेलिजेंस का कॉज नहीं है, उसका कारक नहीं है। तो इस केस में कोरिलेशन आप निकालोगे तो ये सिंपली क्या होगा, एक बोगस कोरिलेशन होगा जिसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। तो इसलिए जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में आप कोरिलेशन को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप देखना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और लिमिट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आप बने रहेंगे हमारे क्लासेस में। थैंक यू।